प्रिय विद्यार्थियों, आज हम टीनिया की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। टीनिया जो है प्लेटिन मध्य संघ का जंतु है और इस संघ के जंतु चपटे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। तो टीनिया के शरीर को भी अगर देखा जाए तो शरीर लंबा होता है और खंडों में विभक्त होता है। शरीर का जो अग्रभाग है वो थोड़ा चौड़ा होता है और ये भाग जो है स्कोलेक्स कहलाता है, और उसके पीछे का जो भाग है, लंबा भाग, वो खंडयुक्त भाग होता है और ये देह खंड कहलाते हैं, प्रोग्लैटिड कहलाते हैं। तो अंतिम जो खंड है वो ग्रेविटी प्रोग्लैटिड कहलाता है। तो टीनिया की जो जनरल इंफॉर्मेशन है इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है, अपना जीवन व्यतीत करता है और डाइजेनेटिक होता है, यानी अपना जीवन चक्र 2 पोस्ट में कंप्लीट करता है। जो होमो सेपियंस है यानी मनुष्य है उसकी आंत्र में ये परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा जो सूअर है उसमें भी ये पाया जाता है। तो जिन क्षेत्रों में सूअर का मांस खाया जाता है वहाँ पर ये टीनिया और टीनिया से होने वाली जो बीमारी है टीनिसिस वो मुख्यतः रिपोर्ट की गई है, वो पाई जाती है। तो आज जो है हम टीनिया की जो बाह्य संरचना है, इसका जो स्कोलेक्स पार्ट है, उसकी जो नेक है, इसके जो देहखंड है, इसके अलावा जो आंतरिक संरचना में जो सिस्टम है बॉडी के, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो इसकी बॉडी वाल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो संरचना है टीनिया की उसके बारे में, टीनिया जो है लंबा और डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड यानी पृष्ठ अधर से चपटा, नैरो संकड़ा और रिबन लाइक जो है जंतु होता है, जिसकी लंबाई जो है लगभग 2 से 3 मीटर तक हो सकती है। इसका अगर रंग को हम देखें तो ये कुछ सफ़ेद रंग का होता है और क्रीम सफ़ेद जो है, इस पीलापन थोड़ा सा लिए हुए इस तरह का जो है इसका रंग होता है। और जो अग्रभाग है वो थोड़ा सा छोटा होता है और जो पीछे का जो भाग होता है इसका थोड़ा चौड़ा होता है और ये इसके जो खंड है वो बड़े आकार के होते हैं। तो संपूर्ण शरीर को अगर देखें, बाहर से अगर देखते हैं तो मोटे तौर पर ये 3 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है, स्कोलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला, यानी स्ट्रोबिला का मतलब है बॉडी सेगमेंट्स, देहखंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कोलेक्स की। तो स्कोलेक्स जो है बॉडी का जो है एंटीरियर एंड होता है, एंटीरियर जो है अग्रभाग होता है और ये देखने में जो है आल्पिन का जो सिर होता है, यानी जो थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है आल्पिन का सिर, उसकी तरह ये घुंडीनुमा भाग होता है, नोब लाइक जो है स्कोलेक्स होता है। और ये जो है लगभग 1 mm व्यास का होता है। जो अग्रभाग है इसको स्कोलेक्स कहते हैं, वो आल्पिन की सिर की तरह घुंडीनुमा होता है और लगभग 1 mm व्यास का होता है और देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई नाशपाती जैसा हो। पर इसके जो मध्य भाग है इसमें 4 सतहों वाला ये एक तरह से दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है कि जो स्कोलेक्स है वो इज स्मॉलर देन द हेड ऑफ पिन, अबाउट 1 mm इन डायमीटर, कि जो है थोड़ा छोटा होता है लेकिन ये घुंडीनुमा होता है और इसके ऊपर जो है 4 कपनुमा मांसपेशी युक्त जो है शक्कर यानी चूसक जो है वो पाए जाते हैं। तो ये जो चूसक है इसका जो अग्रभाग है वो रोस्टेलम कहलाता है और इस रोस्टेलम पर जो है लगभग 22 से लेकर 32 तक जो है मुड़े हुए क्यूटिकल के काइटिन के बने हुक्स जो है 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। जो इनर सर्किल है, आंतरिक जो पंक्ति है, वर्ताकार जो पंक्ति है, उसके जो हुक्स हैं वो बड़े आकार के होते हैं और जो इन आउटर जो सर्किल है
बाहर की ओर जो वर्त बनता है उसका, वो थोड़े से छोटे आकार के होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो मध्य भाग होता है उस पर जो है चूसक पाए जाते हैं, 4 चूसक होते हैं ये, और ये मस्कुलर होते हैं, और इन चूसकों पर जो है अंकुश एक तरह से नहीं पाए जाते। लेकिन रोस्टिलम भाग है वहाँ पर 2 पंक्तियों में हुक्स जो है व्यवस्थित होते हैं। तो ये जो स्कोलेक्स है इसको हेड भी कहते हैं, और ये हेड का जो अग्र भाग है जो रोस्टिलम कहलाता है, उसमें ये जो हुक्स है वो 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। और ये जो है भाग जो है रोस्टिलम भाग जो है ये प्रसारित और संकुचित हो सकता है, यानी इस तरीके से इसमें कैपेसिटी पाई जाती है प्रसारण की और फैलने की और सिकुड़ने की जो है इसमें कैपेसिटी पाई जाती है। तो स्कोलेक्स जो है इस पर नुक्स जैसी कोई संरचना एक तरह से नहीं पाई जाती, और चुस्क और हुक जो पाए जाते हैं ये इसको टीनिया को जो है होस्ट की आंत से चिपकने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर ये हुक और अगर चुस्क नहीं होंगे तो टीनिया जो है परपोसी की आंत के कर्मांतरण के कारण जो है उत्सर्जित किया जा सकता है, यानी ये होस्ट के द्वारा उसमें स्थापित अपना संबंध जो है स्थापित नहीं कर पाएगा। अगर अब हम इसके नेक रीजन की अगर बात करें तो स्कोलिक्स के जो पीछे यानी बिहाइंड द स्कोलिक्स के ठीक पीछे एक पतला कह सकते हैं जो है ना थीन यानी पतला संकरा और अविभाजित छोटा सा जो है इसको वो गिरवा पाई जाती है, छोटा सा भाग पाया जाता है जिसको गिरवा कहते हैं। तो गिरवा जो है एक तरह से एक ऊपर की साइड में जो है आगे साइड में जो है ये स्कोलिक्स से जुड़ी होती है, और पीछे की ओर जो है स्ट्रोबिला या जो देखंड है उससे जुड़ा होता है, यानी स्कोलेक्स और स्ट्रोबिला के बीच का भाग जो है वो नेक कहलाता है। तो ये कैसा होता है? थीन, स्मॉल, नैरो और अनसेगमेंटेड होता है, अखंडित भाग होता है गर्दन जो है। और इसमें जो है लगातार जो है एक तरह से विभाजन होता है, जिसके बाद जो देखंड वो लगातार बनते रहते हैं, और ये जो खंड है वो पीछे की ओर धकेल दिए जाते हैं, और लगातार जो है वो खंड बनने से पीछे के जो खंड बनते जाते हैं वो धीरे धीरे उनका विकास होता जाता है, वो छोटे और बड़े होते जाते हैं, और फिर अंतिम जो खंड है वो एक तरह से मेच्योर खंड कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो जो गिरवा रीजन है इसकी बात हम बात कर रहे थे, ये भाग अधर पृष्ठ सतह पर ये चपटा होता है, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि इसी भाग से जो है लगातार वृद्धि या जो एक तरह से यूँ कहेंगे बर्डिंग द्वारा जो है नए खंड जो है उनका निर्माण हो सकता है, होता रहता है। तो ये जो एसेक्सुअल बर्डिंग है इसके द्वारा जो है, या इसको ट्रांसवर्स फ्यूजन कर सकते हैं, उसके द्वारा जो है नए खंड लगातार इस भाग में बनते रहते हैं, और ये जो खंड है वो पीछे की ओर धकेल दिए जाते हैं, नए बनते रहते हैं, इसलिए क्रम चलता रहता है, और पीछे के जो खंड है वो बड़े होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, और वो बॉडी से फिर अलग होते जाते हैं। तो इस कारण से गिरवा भाग को जो है एक तरह से ग्रोथ जोन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है मुकुलन द्वारा या जो है ट्रांसवर्स फ्यूजन द्वारा जो है नए देखंड बनते रहते हैं, और इस नए खंड के बनने के कारण इसको ग्रोथ जोन जो है कहा जाता है, या बडिंग जोन भी कहा जाता है, या इसको सेगमेंट जोन भी कह सकते हैं, सेगमेंटेशन जोन को भी कहा जा सकता है। आगे का जो भाग जो है नेक के आगे का जो पीछे की बात कर रहे हैं, नेक से पीछे की ओर जो है वो स्ट्रोबिला या देखंड भाग कहलाता है, और ये एक तरह से लंबा और बड़ा भाग होता है। जो टीनिया की जो लंबाई होती है वो इन स्ट्रोबिला के कारण ही होती है, देखंडों के कारण ही होती है। तो इसमें लगभग 800 से 900 जो है प्रोग्लोटिड्स यानी जो देखंड है वो पाए जाते हैं, और इन देखंडों को जो है कि जो एक तरह से इनकी जो सीक्वेंस है, जो श्रृंखला है, उसको स्ट्रोबिला कहा जाता है। तो देखंडों की श्रृंखला को जो है स्ट्रोबिला कहा जाता है, और ये देखंड जो है चपटे होते हैं, एक तरह से आयताकार जैसे दिखाई देते हैं, और लगातार जो है गिरवा भाग से बनते रहते हैं। तो लगातार इनके निर्माण के कारण जो है गिरवा के निकट का जो देखंड है वो एक तरह से इमेच्योर कह सकते हैं, उसको एप्रिपिको होते हैं, और ये जो जो थोड़ा सा दूर जाते हैं उनमें वृद्धि विकास होता जाता है, और ये मैच्योर होते जाते हैं। तो दूरस्थ देखंड जो है वो एक तरह से मैच्योर यानी परिपक्व खंड
होते हैं। तो इस तरह के देह खंडों के कारण ही जो अधिकांश जो टीनिया है या जो रिबनवर्म है या फीताकृमि है वो फीते जैसे दिखाई देते हैं या फीताकृमि कहलाते हैं। तो फीताकृमि जो है एक तरह से विखंडन प्रदर्शित करता है, परंतु इसके पीछे एक कारण ये भी दिया जाता है कि जो सेस्ट्रोड्स हैं उसमें सेस्ट्रोड्स के विखंडन में जो है नए जो देह खंड हैं वो स्कोलेक्स के पीछे जो है वो बनते हैं, जबकि एनिलिड्स और ऑर्थ्रोपोड्स उनमें जो है एक तरह से वास्तविक विखंडन माना गया है। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जो सेगमेंटेशन होता है वो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन होता है। बाहर से हम देखते हैं तो जो बॉडी है या देह जो है वो सेगमेंटेड दिखाई देती है, लेकिन आंतरिक रूप से ये खंडों में विभक्त नहीं होता। जैसे कि हम एनिलिड्स में देखते हैं, पोलिकेट्स में जो है ना, यहाँ पर जो है बॉडी सेगमेंटेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। जो बॉडी है आंतरिक और बाह्य रूप से विखंडित होती है। तो जो देह खंडों में से जो प्रथम या जो प्रोक्सिमल या जो निकटवर्ती जो देह खंड है वो लगभग 200 के आसपास होते हैं, और इनमें जो है जो एक तरह से कहेंगे जन्नांग जो है वो एब्सेंट होते हैं, और जन्नांग के अतिरिक्त जो है सभी अंग यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन बाद में जो आगे चलते जाते हैं तो उनमें जन्नांग भी विकसित होते जाते हैं, और एक तरह से मेच्योर खंड कहलाते हैं। लेकिन जो निकटवर्ती प्रोक्सिमल जो सेगमेंट्स हैं वो लगभग 200 आकार के होते हैं, और ये इमेच्योर सेगमेंट कहलाते हैं। तो जो पीछे की ओर के जो सेगमेंट होते हैं लगभग 100 से 150 होते हैं, और ये क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं, और इनमें मेल और फीमेल जो जन्नांग है वो डेवलप हो चुके होते हैं या वो हो जाते हैं। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो है प्रोटोनेंडस जो है डेवलपमेंट होता है, यानी जो नर जन्नांग है उनका जो परिवर्धन है वो पहले होता है। ये पहले क्रियाशील होते हैं, और माता जन्नांग जो है उन्हीं देह खंडों में विकसित होते हैं जो कि आयु में यानी जो थोड़े बड़े होते हैं, डेवलप होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लास्ट वाले कह सकते हैं। तो अंत के लगभग 150 से लेकर 350 के आसपास जो देह खंड है वो ग्रेविड प्रोग्लेटेड या अंडपूर्ण देह खंड कहलाते हैं, क्योंकि ये परिपक्व ही नहीं होते बल्कि इनमें क्या है अंडे भी भरे होते हैं। यानी न केवल ये मेच्योर होते हैं बल्कि यहाँ पर अंडे भी भरे होते हैं। और इन खंडों में लगभग जो है 70-80 हज़ार जो है अंडे पाए जाते हैं। तो देह खंड का अधिकांश भाग जो है पार्श्व दिशा में एक तरह से यूरेटर से घिरा रहता है, और जो अन्य अंगों का जो है यहाँ पर ये बाद में रिड्यूस हो जाता है। यानी जो मेच्योर देह खंड है वहाँ पर जो अन्य अंग है वो रिड्यूस हो जाते हैं, हासिल हो जाते हैं। तो प्रत्येक देह खंड के पार्श्व में एक उभार पाई जाती है जिसको हम जेनेटल पेपिला कहते हैं, और इसके मध्य में एक जो है कॉमन जेनेटल पोर भी पाया जाता है। देह खंडों में इन रंध्रों के अनियमित रूप से जो है इनमें एक अल्टरनेशन पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी खंडों के जो रंध्र है एक ही ओर व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो देह में देह खंडों की संख्या लगातार बढ़ती नहीं रहती, बल्कि जो है कुछ अंतस्थ यानी जो दूरस्थ या लास्ट के जो कह सकते हैं अंडपूर्ण देह खंड है वो देह से समय समय पर अलग होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ये बात हमने पहली बात की। और ये जो देह खंड जो है अलग होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ये जो प्रक्रिया है, ये जो परिघटना है, ये एपोलाइसिस कहलाती है। यानी जो मेच्योर देह खंड है वो शरीर से अलग होना, ये क्या कहलाता है, एपोलाइसिस। तो एपोलाइसिस का फायदा ये होता है कि टीनिया जो है, टीनिया के जो अंडे हैं वो आंतर से जो है मल के साथ बॉडी से बाहर निकलते हैं, और जहाँ पर बाहर निकलते ही जो दूसरा होस्ट है जिसको हम शोर कहते हैं वो जो है इनको खा लेता है, मल को खाता है। तो मल के साथ ही ये जो है अंडे भी इसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और इस तरह से उसमें जो आगे नेक्स्ट जो है जीवन चक्र चलता रहता है। तो ये लगातार जो है देह खंड से जो है अंतर के जो है अंतर से जो है मल के साथ जो शरीर से बाहर निकलते रहते हैं, और ये वहाँ से जो है सूर में, और सूर से फिर सूर का मांस अगर कोई मनुष्य खा लेता है तो मनुष्य में ये संक्रमित मनुष्य को कर सकते हैं। तो इस तरह का ये जो क्रम है वो लगातार चलता रहता है।
अब हम अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि जिसमें को प्रोबेबिलिटी को भी जो है आगे के जो भाग है प्रोबेबिलिटी इमेच्योर और जो नेक से लगातार बनते रहते हैं नए खंड वो इमेच्योर प्रोबेबिलिटी कहलाते हैं। और उसके बाद में जो है मैच्योर होते हैं और वो मैच्योर प्रोबेबिलिटी जो है वो अंडपूर्ण जिसकी बात की थी जिसमें नर और मादा नाम होते हैं और लगातार ये फिर शरीर से भी अलग होते जाते हैं एपोप्टोसिस द्वारा। ये क्रम जो लगातार चलता रहता है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो इमेच्योर हो गए, फिर जो है मैच्योर खंड और मैच्योर के बाद में ग्रेविड का मतलब है कि यहाँ पर जो है नर और मादा दोनों नाम एक तरह से डेवलप हो जाते हैं, यानी ये अंडपूर्ण होते हैं एक तरह से। जो ओल्डेस्ट होते हैं, जो लास्ट के होते हैं, करीब 150 के आसपास जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेविड प्रोबेबिलिटी कहलाते हैं। और ये लगातार जो है एपोप्टोसिस द्वारा अलग होते जाते हैं और ये अलग होकर ये मल के साथ जो है बाहर त्याग दिए जाते हैं और जब सूअर इसको खा लेता है तो सूअर के शरीर में चले जाते हैं। तो देह खंड की बात की और अब हम अगर बॉडी वाल की अगर बात करें तो इसका जो टीनिया है इसकी जो बॉडी वाल है वो क्यूटिकल की बनी होती है। इसके अलावा क्यूटिकल का उसमें सब क्यूटिकल होती है, जो सब क्यूटिकल रीजन होता है उसमें मसल्स भी होते हैं और इसके अलावा उसमें सेल्स भी होते हैं, पेरेन्काइम और मेसेनकाइम तक वो भी होते हैं। तो इस तरह से पित्ताकर्मी की जो देह भित्ति है उसमें एक तरह से कोशिकीय अधिचर्म जो एपिडर्मिस है, सेलुलर एपिडर्मिस है, वो तो नहीं होती और लेकिन जो है क्यूटिकल इसके ऊपर पाई जाती है। और क्यूटिकल एक तरह से इसका रक्षी आवरण है, क्योंकि जो पैरासाइट्स होते हैं मोस्टली उनके बॉडी के ऊपर जो है क्यूटिकल का पाया जाता है और ये जो होस्ट है उसके डाइजेशन उसको बचाने में मददगार होता है। तो जो बाह्य परत है वो दृढ़ और एक तरह से रेजिस्टेंट होती है और ये क्यूटिकल होती है और एक तरह से एक बड़ा स्तर होता है जो मैंने बताया कि न केवल संरचनात्मक महत्व का होता है, कार्य के महत्व का भी होता है और इसलिए होता है क्योंकि जैसे रक्षक आवरण होता है इसका। तो ये जो है प्रोटीन और कैल्शियम का बना होता है और इसमें कुछ जो है सूक्ष्म एक तरह से केनास भी पाए जाते हैं और बाहर की ओर जो है कुछ विलाई वगैरह जैसे जो बाहर है वो निकले होते हैं और इनको एक तरह से माइक्रोथेरिक्स या माइक्रोट्राइकियम भी कहा जाता है। तो टीनिया की जो सतह का जो क्षेत्र है उसमें अभिव्यक्ति होती है। तो इसका लाभ ये होता है कि टीनिया जो है आयरन इसमें जो एब्सेंट होती है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में अभाव होता है। मोस्टली जो पैरासाइट्स होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम का अभाव होता है और ये जो है देह का जो सतही क्षेत्र होता है उससे अवशोषण से ये भोजन को ग्रहण करते हैं अवशोषण द्वारा। तो सतह का जो क्षेत्र है वो बड़ा होता है, उसमें वृद्धि कर लेता है। तो उसका कारण ये है कि ये अधिक से अधिक जो है भोजन को अब्जॉर्ब कर सके। तो आर्नाल के अभाव में ये जो है बाह्य सतह से भोजन अवशोषित करता है और अधिक सतह क्षेत्र उपलब्ध होने से आसानी से जो है भोजन अवशोषित हो जाता है। तो उसका जो टेग्यूमेंट्स जो है वो जो यंग आवरण जो है वो समय समय पर ही चेंज भी करता रहता है, बदलता रहता है। अध्यावरण के नीचे जो है उप क्यूटिकली पेशी स्तर होता है, सब क्यूटिकल मस्कुलर लेयर होती है और ये जो सब क्यूटिकुलर जो मस्कुलर लेयर है इसके नीचे जो है मेसेनकाइम लेयर जो है वो भी पाई जाती है। ये पेरेन्काइम टिश्यू और ये क्या है फ्लूइड फील्ड स्पंजी नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग मेसेनकाइम सेल्स जो है वो उसका बना होता है। बॉडी वाल की अगर फंक्शन की बात करें तो जो आंतरिक जो ऑर्गन्स हैं उनको एक तरह से प्रोटेक्शन करता है। इसके अलावा ये जो है न्यूट्रिशंस का अब्जॉर्प्शन है उसमें भी मददगार होता है। और इसके अलावा दो माइक्रोट्रैक्ट्स जो हैं वो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने में मददगार होते हैं और इसका फ़ायदा ये होता है इसको कि ये जो है अधिक से अधिक जो भोजन है उसको अवशोषित कर सके, है ना।
न्यूट्रिशंस है उनको अब्जॉर्प्शन में मौजूदा मिल सके। ये इसके मुख्य फायदे हैं। अगर हम न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन की बात करें, पोषण की बात करें, तो ये बताया कि ये पैरासाइट जीव है, एंडो पैरासाइट है। तो एंडो पैरासाइट्स मोस्टली क्या होते हैं, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम का अभाव होता है और ये जो होस्ट है उसका जो पचित भोजन है उसको ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसके चारों ओर जो है तो एक तरह से जहाँ पर यांत्र में या जहाँ भी पाए जाते हैं तो वहाँ पर ये इनको भोजन आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो ये ऐसे क्षेत्र में ही, ऐसे स्थान पर ही पाए जाते हैं जहाँ पर पचित भोजन होता है। और पहले बताया कि जो पाचन तंत्र है वो उसका अभाव होता है क्योंकि इनको पचा पचाया भोजन ही मिल जाता है। तो टीनिया सोलियम होस्ट की आंत से कई तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, इन सबको ये ग्रहण कर लेता है। और ये पोषक तत्व है शरीर की सामान्य जो सतह है यानी जो बॉडी सरफेस है उसके द्वारा भी जो है विसरण विधि से डिफ्यूजन द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो अवशोषण के लिए परजीवी की जो अध्यावरण की बाह्य सतह है उस पर जो है माइक्रोविलाई जो है पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये जो है इसकी जो संरचना है, ये जो माइक्रोविलाई जो है ये इसका मुख्य काम क्या होता है, जो सरफेस है उसका एरिया बढ़ा देती है तो अवशोषण तल जो है वो बढ़ जाता है। तो अध्यावरण में जो है बहुत से जो है सूक्ष्म छिद्र और नाल जो है यानी पोर्स जो है या कैनाल जो है वो पाई जाती हैं। और नाले या जो पोर्स जो हैं ये कोशिका की आंत से भोज्य पदार्थों का विलीन को अवशोषण करती हैं। अगर हम रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो प्लेटल मंथी के जो जंतु हैं उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का अभाव होता है और जो वायवीय श्वसन की बजाय यहाँ पर अवायवीय श्वसन पाया जाता है होता है। तो गैस आदान प्रदान जो है देह की जो बॉडी की जो सरफेस है वहाँ से होता है। और ऑक्सीजन की अगर बात करें हम तो क्योंकि ये एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है, शरीर के अंदर पाया जाता है और शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो इस कारण से ये जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो भी कर लेता है और उसको भी जो है सहन कर लेता है, उसको अपना लेता है। ये तो संचित जो भोजन है, जो ग्लाइकोजन का जो परिवर्तन एक तरह से जो है ग्लाइकोजेनलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस द्वारा जो है लैक्टिक अम्ल में कर ऊर्जा को एक तरह से प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो अन्य परजीवियों की तरह इनमें जो है लंबे समय तक ऑक्सीजन प्राप्त होती है, यानी जब भी इनको जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है तो इनको थोड़ी सी खपत इनकी बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म की रेट थोड़ी बढ़ जाती है, अदरवाइज ये एनारोबिक रेस्पिरेशन द्वारा श्वसन करते हैं। नर्व सिस्टम की अगर बात करें तो टीनिया सीलियम का जो नर्व सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ 2 स्मॉल सेरेब्रल गैंग्लियो इन द स्कोलेक्स। स्कोलेक्स भाग में 2 छोटे जो है पर मस्तिष्क गुच्छक का बना होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये जो ब्रेन है वो भी एक तरह से इसमें कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, इसमें भी जटिलता पाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो तंत्रिका है इसके बारे में पूरी तरह से कोई डिटेल ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी थोड़ी बहुत मिली है तो इसमें यह है कि टीनिया का जो स्कोलेक्स पार्ट है उसमें एक गुच्छक युक्त संगाई वलन यानी गैंग्लियोनिक रिंग कमिश्नर जो है पाया जाता है, कमिश्चर पाया जाता है। और कमिश्चर की बात अपने की कमिश्चर और कनेक्टिव कमिश्चर क्या होता है, जो समान गैंग्लियन को जोड़ने वाली नर्व। तो इस तंत्रिका वलय यानी कॉम्प्लेक्स में जो है एक तरह से गांठ नुमा जो है वो भाग जो है उनको हम गुच्छक गैंग्लियो कह सकते हैं और जिनसे जो है लगभग 10 जो है अनुदर्दित तंत्रिका रज्जु जो है वो निकलते हैं। तो अगर सिरे में तंत्रिका वलय कॉम्प्लेक्स से तंत्रिका तंतु निकलकर एक छोटे जो है वलय में या छोटे वलय का निर्माण करते हैं और इस वलय को तुंडक वलय कहा जाता है।
तो तुंडक विलय या जो रोस्टर विलय है, इसके तंत्रिका तंतु जो है रोस्टेलम और जो साइनस है वहाँ तक फैले होते हैं। तो मुख्य चूसक या जिसको गैंग्लियोनेटिक रिंग कमिश्नर कह सकते हैं से लगभग 10 जो है लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड निकलते हैं और ये पीछे की तरफ जो है स्ट्रोबिला में चले जाते हैं और जो देह खंड है जिसको प्रोट्रूड कहते हैं उनमें ये व्यवस्थित होते हैं। तो उनमें ये जो है लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड के रूप में या एसेसरी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड के रूप में या डोर्सल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड के रूप में या वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड के रूप में ये व्यवस्थित होते हैं। तो नर्व सिस्टम जो है इसकी फिजियोलॉजी के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, फिर भी नर्व सिस्टम जो है इसमें पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, उत्सर्जी तंत्र की अगर बात करें, तो इसमें 4 लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी वेसल्स पाई जाती हैं। तो 4 लंबवत जो है उत्सर्जी केनाल पाई जाती हैं। 2 ऑन ईच साइड, दोनों तरफ जो है 2-2 पाई जाती हैं अलोंग द मार्जिन। The two these are dorsal in position, इसमें से 2 कैसी होती हैं, फर्स्ट क्या होती हैं, they exist only in the anterior part of the strobila, स्ट्रोबिला का जो अग्र भाग है वहाँ पर ये पाई जाती हैं। बट द अदर 2 आर वेंट्रल, लेकिन अन्य 2 जो कैसी होती हैं वो अधरी होती हैं एंड रन अलोंग द होल लेंथ, वो पूरी लंबाई के साथ में फैली होती हैं। द 4 एक्सक्रीटरी वेसल्स आर जॉइंट द स्कोलेक्स बाय नेफ डियर फ्लेक्सस, और ये जो चारों एक्सक्रीटरी वेसल्स जो हैं वो जो स्कोलेक्स के द्वारा जो है नेफ डियर फ्लेक्सस को जोड़ती हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो उत्सर्जी तंत्र है उसमें मुख्य तरह से जो 4 एक्सक्रीटरी वेसल्स पाई जाती हैं और जो है अधर की ओर 2 पृष्ठ की ओर, है ना। तो द वेंट्रल एक्सक्रीटरी वेसल्स आर ऑफ अनइक्वल डायमीटर, इनका जो व्यास होता है वो असमान होता है। कौन सी बोलेगी, अधरीय जो उत्सर्जी जो वेसल्स हैं उनका जो व्यास है, उनकी जो मोटाई है वो असमान होती है और आर जॉइंट द ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल ऑफ द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ स्प्रोक्लेट, और देखो बस जो प्रोक्लेट है उसके मार्जिन को ये जोड़ती हैं। तो एक्सक्रीटरी कैनाल्स आर लाइंड बाय क्यूटिकल, ये क्यूटिकल से आश्रित होती हैं आर नॉन सिलेटेड, और इनके सीलिया नहीं पाए जाते। बट दे आर फेड बाय स्मॉल सिलेटेड ब्रांचेज विच रेमिली इनटू फाइन कैपिलरीज टर्मिनेटेड इन क्लेस्टिक फ्लेम सेल्स फाउंड ऑल ओवर द पेरेन्काइमा, जो पेरेन्काइमा जमा उसमें ये फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। द लॉन्ग सीलिया ऑफ द फ्लेम सेल्स थिकर एंड मेंटेन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाय विच द वास्ट ऑफ द ड्राइवन इनटू द एक्सक्रीटरी कैनाल्स। तो इसके जो उत्सर्जित तंत्र है उसमें ज्वाला कोशिकाएं भी पाई जाती हैं एक्सक्रीटरी कैनाल के अलावा, और ये ज्वाला कोशिकाएं जो है ये पेरेन्काइमिक कोशिकाओं में एक तरह से रूपांतरित होती हैं, और प्रत्येक जो ज्वाला कोशिका है वो कैसी होती है, अनियमित आकार की होती है, और इसमें कई जो है अत्यंत शाखान्वित या जो ब्रांच जो है पर्वत वो निकले होते हैं जो पेरेन्काइमिक कोशिकाओं के बीच में फैले होते हैं, और ज्वाला कोशिकाएं जो है भीतर से खोखली होती हैं, और इसकी गुहा में जो है केंद्र के पास एक तरह से पक्षमाभों का जो है गुच्छा भी पाया जाता है, जो एक तरह से दिए की लोग की तरह एक तरह से लहराता रहता है, और इस कारण से इनको जो है फ्लेम सेल कहा जाता है। इसके अलावा जो उत्सर्जी नाल है इसके बारे में भी बात की थी, पहले कर लेते कि 4 जो उत्सर्जी के नाले पाई जाती हैं, 2 जो है फर्स्ट में और जो अदर की ओर ये होती हैं। तो इसमें से जो 4 में से जो है 2 एक तरह से अदर पार्श्व में होती हैं, और प्रत्येक पार्श्व में इनके नालों की स्थिति इस तरह से होती है कि इनमें से एक पृष्ठ एक अदर ये होती है इस तरह से। तो दोनों पृष्ठ नाले कुछ खंडों तक जो है पाई जाती हैं और बाद में ये जो है विलुप्त हो जाती हैं, जबकि अदरी खंड जो अदरी नाल है जो लास्ट खंडों तक, जो अंतिम जो प्रोग्लेटेड खंड है वहाँ तक ये फैली रहती है। तो अदरी नाले जो है अदरी जो कैनाल्स हैं इनके जो प्रत्येक खंड के अंतिम भाग में आपस में एक जो है ट्रांसवर्स कैनाल्स द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। इस कोलेक्स वाले भाग में उत्सर्जी नाले आपस में एक तरह से नेफ्रोडियल फ्लेक्सस द्वारा जो आपस में जुड़ी रहती हैं, और उत्सर्जी नाले भीतर से जो है क्यूटिकल के जो आवरण है उससे आश्रित होती हैं। तो इस अदरीय उत्सर्जी कैनाल में कई तरह के जो द्वितीयक सेकेंडरी जो उत्सर्जी कैनाल है वो भी
खुलती हैं। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो जिसके बारे में हमने पहले ही बात की थी कि जो करीब 300 से 400 जो प्रेगलेटेड जो है वो जो मेच्योर प्रेगलेटेड होते हैं वो क्या होते हैं, ओवेलिंगी होते हैं। कहने का मतलब है कि जो टीनिया है वो क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट जंतु होता है, ओवेलिंगी होता है। और इसके प्रत्येक जो मैच्योर खंड या परिपक्व जो खंड है उसमें नर व मादा दोनों जनन तंत्रों का एक तरह से एक सेट पाया जाता है। ये पहले बात कर ली थी अपने। और ये जो मैच्योर प्रोटेड जो खंड होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटोनेंड्रस होते हैं, यानी इनमें जो नर जननांग है उनका जो डेवलपमेंट है और मैचुरेशन है वो पहले होता है, और उसके बाद में जो है मादा जो जननांग या जो ओवा है उनका डेवलपमेंट होता है। और ये जो मादा युक्त या अंडपूर्ण जो खंड है ये वास्तव में ग्रेविड प्रेगलेटेड कहलाते हैं। ये लास्ट के जो खंड है वही जो है पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, मेच्योर होते हैं, मेच्योर होते हैं। तो उसी खंड में जो है मादा जननांग का विकास होता है, लेकिन ये बाद में होता है, वो ग्रेविड प्रेगलेटेड कहलाते हैं। तो टीनिया के जो शुरू के जो खंड हैं उनमें केवल जो है नर जनन तंत्र ही पाया जाता है, लेकिन जो बाद के जो खंड है उसमें मादा जनन तंत्र भी डेवलप हो जाता है, उसमें वो भी डेवलप हो जाता है। और इस तरह के जो खंड है वो ग्रेविड प्रेगलेटेड कहलाते हैं। नर और मादा जनन तंत्र की अगर बात करें तो नर जनन तंत्र है इसमें टेस्टिस पाया जाता है, इसके अलावा वेसा डिफरेंशिया पाई जाती है, इसके अलावा वसा डिफरेंस जो है वो पाए जाते हैं, इसके अलावा सीरस और सीरस एक पाई जाती है, जेनेटल एट्रियम। तो इन सब से मिलकर जो है ये नर जनन सिस्टम में जो है उसका निर्माण होता है। अगर हम टेस्टिस की बात करें तो जो मेच्योर जो खंड है, जो परिपक्व खंड है उसमें गोलाकार कोटिका के रूप में जो है वो से छोटे छोटे टेस्टिस पाए जाते हैं। और एक खंड में लगभग जो है करीब 20 से लेकर 200 टेस्टिस पाए जाते हैं। तो ये टेस्टिस जो है प्रोगलेटेड के जो है ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, और संपूर्ण खंड की लंबाई चौड़ाई में एक तरह से जो मेसेंकाइम रीजन है वहाँ पर फैले होते हैं, मेसेंकाइम जो भाग है वहाँ पर फैले होते हैं। अगर हम वासा डिफरेंशिया की बात करें, इसका जो मेल जनन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भाग है वासा डिफरेंशिया, इसकी अगर हम बात करें तो टेस्टिस की प्रत्येक जो पुटिका वहाँ से एक महीन जो है, एक पतली जो है एक वेसल निकलती है जो कि वासा डिफरेंशिया कहलाती है। और ये जो है टेस्टिस पुटिकाओं से जो मैच्योर स्पर्म है उनको एक तरह से लेके आती है, उनको परिवहन का काम करती है। तो ये सभी जो है वासा डिफरेंशिया एक संयुक्त रूप से संयुक्त वाहिनी में खुलती हैं। और ये जो संयुक्त वाहिनी है वो क्या कहलाती है, वासा डिफरेंस। ये क्या कहलाती है, वासा डिफरेंस। तो प्रत्येक परिपक्व देहखंड के लगभग मध्य में एक कुंडलित नलिका पाई जाती है जो कि देहखंड की पार्श्व सतह के समकोण पर पाई जाती है, और ये वास डिफरेंस या वाहिनी कहलाती है। तो इसमें जो है बहुत सी वासा डिफरेंशिया की खुलती हैं। तो वासा डिफरेंशिया का अंतिम भाग शेष वाहिनी से तरह से पतला होता है, और ये आगे चल के सीरस में खुलता है। सीरस की हम बात करें तो वासा जो डिफरेंस का जो अंतिम भाग जो है वो खुलकर एक तरह से मस्कुलर विस्तारित होने वाली संरचना जो है में रूपांतरित हो जाता है, और इस संरचना को सीरस कहा जाता है। ये एक तरह से मस्कुलर आवरण से एक तरह से कवर होता है, आवृत होता है, और सीरस सेक में जो है बंद होता है। तो यहाँ से जो है सीरस जो है मेल जो है रिप्रोडक्टिव पोर है उसके द्वारा जो है जेनेटल जो एट्रियम है वेस्ट में है उसमें ये फिर खुलता है। इसी तरह से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें ओवरी होती है, इसके अलावा ओविडक्ट होता है, ओटाइप होता है, जेल पार्ट होता है, यूट्रस होता है, इसके अलावा वेटेलाइन ग्लैंड होती है और मेली ग्लैंड। ये सभी जो संरचनाएं हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करती हैं। तो हम सबसे पहले अगर ओवरी की बात करें तो ओवरी जो है ये क्या होती है, बाइलोब्ड होती है, और अधरी भाग जो है पीछे की ओर फर्स्ट पीछे का जो अधरी भाग है वहाँ पर ये पाई जाती हैं। यानी
जो अंडाशय हैं प्रत्येक परिपक्व देह खंड में एक जो है द्विपालित अंडाशय जो है पाया जाता है और अंडाशय देह खंड के पश्च भाग में एक तरह से पाए जाते हैं। तो ओवरी की प्रत्येक पाली बहुत सारी नलिकाओं की बनी होती है और ये नलिकाएं जो है जनन रज्जु के रूप में जानी जाती हैं। तो ये भीतर से खोखली होती हैं और अंडाशय की दोनों पालियां जो है एक तरह से समान आकार की होती हैं, एक जैसी होती हैं, समान साइज की होती हैं। एक अनुप्रस्थ नलिकाकार सेतु जैसे ब्रिज जो है ओवेरियन जो इस्थमस है उसके द्वारा आपस में जुड़ी होती है। तो जो अंडाशय है वो फिर किससे जुड़े होते हैं? अंडवाहिनी से। तो अंडवाहिनी सेतु के मध्य भाग से एक निकलने वाली नलिका होती है और उसका ये छोटी चौड़ी नलिका होती है और जिसके पश्च भाग में एक पतली नलिका निकलती है जिसको एक तरह से कहते हैं। इसके बाद ये एक फूली हुई संरचना में खुलती है और ये इस संरचना जो है वो टाइप कहलाती है। तो वो टाइप एक छोटा गोलाकार फूला हुआ प्रकोष्ठ होता है जो अंडवाहिनी और यूट्रस और जो विटिलाइन जो डक्ट है उसके संगम स्थल पर ये पाया जाता है और इस भाग में जो है अंडवाहिनी, यूट्रस और जो विटिलाइन जो है डक्ट है वो आके खुलती हैं। तो ये देह खंड के एक तरह से पीछे का जो भाग होता है, पीछे के जो देह खंड है वहाँ पर ही पाई जाती हैं। वैज्ञानिक की अगर बात करें तो ये कुंडलित नररत्ना होती है और ये एक तरह का जनन विष में मादा जो जनन परिसर है उसमें आके खुलती हैं और दूसरी तरफ से ये अंडवाहिनी में खुलती हैं। तो ये अंडवाहिनी में खुलने से पूर्व एक फूली हुई संरचना का निर्माण करती हैं और इसको सेमिकल्स जो है सेप्टिकल्स भी कहते हैं। तो इसमें जो है कोपिसल इसमें जो है शुक्राणु का संचय होता है और टीनिया की जो विधन है इसकी तुलना में जो फिशियोला का जो लाल एक तरह से वो उससे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, वैसी सी स्ट्रक्चर होती है। यूट्रस की बात अगर हम करें तो एक बंद थैलेनुमा संरचना होती है और जो है आगे इसका संकरा होता है और जो एक तरह से यूट्रस डक्ट है, यूरेटाइन वाहिनी कह सकते हैं इसको, वो कहलाता है। पश्च भाग जो है थोड़ा खुला होता है, थैली समान होता है और ये एक तरह से एक्सपेंसिव होता है, तो फैल सकता है, तो इसको यूटेराइन एक्सपेंशन रीजन भी कह सकते हैं। तो गर्भाशय का जो अग्र भाग है वो टाइप में खुलता है जबकि जो पश्च भाग है वो एक तरह से बंद होता है। तो गर्भाशय में निषेचित अंडे जो है वो संग्रहित किए जाते हैं और टीनिया में जो है गर्भाशय एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। जैसे जैसे अंडे निषेचित होकर आते रहते हैं वैसे वैसे जो है देह खंड में फैलने लगता है। ये जो सेगमेंट है बॉडी का थोड़ा सा बड़ा होता जाता है, फैलने लगता है और इसमें एक बार में जो है कई ये माना गया कि हजारों जो अंडे आ सकते हैं। तो धीरे धीरे गर्भाशय जो है संपूर्ण देह खंड में फैल जाता है और इसके दोनों तरफ जो है लगभग 8-10 जो है पार्श्व शाखाएं भी पाई जाती हैं। तो ऐसी स्थिति वाले जो देह खंड है वो एक तरह से ग्रेविड प्रोग्लूटेड कहलाते हैं, मैच्योर देह खंड कहलाते हैं। तो इस तरह के जो सेगमेंट है जो मैच्योर प्रोग्लूटेड हैं उसमें जो है जनन अंग तो पाए जाते हैं लेकिन अन्य जो अंग हैं वो एक तरह से विलुप्त हो जाते हैं और एकमात्र यहाँ पर जो है साकित गर्भाशय पाया जाता है मुख्य तौर पर। इसके अलावा कुछ और संरचनाएं जो भी इसके मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के निर्माण में मौजूद होते हैं उसमें जैसे पित्त ग्रंथियाँ हैं या मेलिज ग्रंथियाँ हैं। तो जो विटिलाइन ग्लैंड्स हैं, पित्त ग्रंथियाँ हैं, ये भी एक बड़ी पाले समान ग्रंथि होती है जो अंडाशय के पीछे या ऊटाइप के नीचे देह खंड के पश्च भाग में पाई जाती है और ये पित्त कोशिकाओं या योग सेल्स जो है उसका सिक्रेशन करती है। ये ग्रंथि जो है मध्यवर्ती पित्तक वाहिनी द्वारा ऊटाइप में खुलती है और ये ग्रंथि जो है पित्त का सिक्रेशन करती है, पित्तक जो है उसका स्राव करती है और ऊटाइप में निश्चित अंडों के चारों ओर ये जो है पित्तक है वो एक आवरण के रूप में फैल जाता है, वो अंडे आवृत हो जाते हैं। मेल की ग्रंथि की अगर बात करें तो ये एक कोश के ग्रंथियाँ होती हैं एक तरह से और ऊटाइप के चारों तरफ ये पाई जाती हैं। ये सॉरी क्या होती है मेलिस ग्लैंड, कोशिकीय ग्लैंड होती है एक तरह से, ऊटाइप के चारों ओर स्थित होते हैं। चिकने लस पदार्थ का एक सिक्रेशन करती हैं जिसे ऊटाइप में छोड़ा जाता है। तो ये पदार्थ जो है अंडों को एक तरह से चिकना बनाता है ताकि वो आसानी से जो है यूट्रस में धकेले जा सकें। तो फर्टिलाइजेशन की हम बात करें तो ये क्या होता है इसमें
सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए एक ही कोशिकीय आंत्र में दूसरा जो है कोर्कोसी जो है वो भी उसकी ज़रूरत होती है, और वो जो है उपलब्ध नहीं होता। तो इस कारण से इसमें तो ये समस्या दूसरी ये क्या कि एक ही जो जंतु है उसमें ही जो है दोनों मेल फीमेल जो है जननांग जो है उपस्थित होते हैं। तो निषेचन की क्रिया जो है एक ही खंड के जो है अंडाणु के बीच में संपन्न होती है। तो कभी कभार जो है अलग अलग दो खंड है उसके बीच में भी जो है गेमेट्स का आदान प्रदान होता है, और इसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है एक ही जो है सेगमेंट के जो है गेमेट्स में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन नाम दिया गया है। तो दो जो भिन्न खंड है उनके बीच में ये जो है संभव कम ही होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो आज हमने जो टीनिया है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानने की कोशिश की। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।